तो चलिए बच्चों, आगे सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिद्ध करें cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले LHS बाएं साइड में देखेंगे। LHS जो है उसको लिख लेंगे। क्या है हमारा LHS में, तो cos 38 डिग्री है ना, और cos जो है 52 डिग्री था, तो cos 38 डिग्री को जो है वैसे ही छोड़ देंगे और cos 52 डिग्री को चेंज कर देंगे। हम लोग को जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है, तो cos के जगह हम साइन लिख देंगे, 90 लिखेंगे और जो है आपका 52 है 52 लिख देंगे। उसी तरह से इसमें माइनस है तो माइनस देंगे, साइन 38 डिग्री लिख करके ये जो साइन 52 डिग्री है इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन जो है कॉस में लिखा जाएगा और फिर उसी तरह से 90 और ये 52 है 52 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों कि जो आपका cos 38 है तो 38 लिखेंगे और ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका, तो साइन को साइन ही रखेंगे और 90 में 52 घटा देंगे तो बच जाएगा 38। अब इस तरह से माइनस है, यहाँ भी साइन 38 हो गया, फिर cos लिखेंगे और फिर 90 में 52 घटा देंगे तो 38 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 38 है और यहाँ साइन 38 है, यहाँ भी साइन 38 है cos 38 है, दोनों सेम सेम है तो दोनों क्या हो गया, कट गया, दोनों कट गया है ना, दोनों कट गया क्योंकि दोनों सेम है प्लस माइनस में, तो कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों घटाने से क्या हो जाएगा, 0, यानी RHS जो आ गया हमारा 0 आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है हम लोग को कि एक जो है एक लंबवृत्तीय बेलन होगा है ना, एक बेलन होगा, उसकी त्रिज्या 7 है ना, आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है, इसकी आयतन ज्ञात करनी है। तो बच्चों क्या क्या दिया, सबसे पहले इसमें देखिए त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 7 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर देंगे, इसमें दिखा देंगे ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई का वैल्यू आप लोग पता है, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होती है। आर का वैल्यू जो है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है, फिर गुना में 5, फिर देखिए 22/7, फिर 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 और गुना में 5, 7 से 7 कट गया, बच गया 22 और 7 और 5, तो 22 और 7 और 5 को गुना कर देंगे तो 770 जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यहाँ आंसर। क्योंकि बच्चे ये क्या है, आपका आयतन है, तो आयतन है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 में क्या सवाल है, तो आपका ये जो है सांख्यिकी से है एक प्रश्न, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, इसमें बस संबंध बताना है कि तीनों में क्या संबंध है। तो तीनों में संबंध क्या है, देखिए तो जो बहुलक होती है, ठीक है, जो बहुलक होती है वो माध्यिका के 3 गुना माइनस 2 गुने माध्य होती है। मतलब बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो बहुलक का मान होगा है ना, बहुलक का जो मान होगा माध्यक को 3 से मल्टीप्लाई करके और माध्य को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देने से बराबर हो जाती है ना बहुलक का मान। तो ठीक है, माध्यक बहुलक और बहुलक के माध्यम माध्यक और बहुलक में संबंध समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है प्रायिकता से है, बोलता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, एक पासे को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। पासे जैसे लूडो का गोटी हो गया, उसी प्रकार से पासा होता है, उसमें क्या होता है कि अंक लिखे हुए रहते हैं है ना, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं। जब उसको हम फेंकते हैं तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए पहला में बोलता है एक विषम संख्या आनी चाहिए और दूसरा में बोलता है एक सम संख्या आनी चाहिए। आप लोग को पता ही सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं। तो पासे में अंकित जो अंक रहते हैं, सॉल्यूशन में लिखिएगा कि पासे में अंकित अंक मतलब पासे में जो नंबर लिखा रहता है वो क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है। इसमें से बच्चों जो सम संख्या है, सम का मतलब ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग चल जाती है ना, या फिर कह सकते हैं जोड़ा वाला संख्या, जो जोड़ा संख्या होती है उसको हम लोग सम कहते हैं। जैसे इसमें सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। इस तरह से सम संख्या कुल कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। और विषम संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे। तो विषम संख्या यहाँ कौन कौन है बच्चों, 1 से लेकर 6 तक में, तो 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 3 5 कितना हो गया, 3 हो गया। अब बच्चों बताइए कि आपका जो है देख सकते हैं कि कुल अंक कितने हैं, कुल अंकों की संख्या 6 है। तो पहला सवाल क्या था बच्चे, पहला सवाल था आपका कि एक विषम संख्या होनी चाहिए।
तो प्रायिकता हमें निकालनी है विषम संख्या के। तो विषम संख्या जब पूछ रहा हो ना तो विषम संख्या वाला ही पे ध्यान देना है ना। तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। अब यहाँ अनुकूल क्या है, तो अनुकूल बोलता है जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है अनुकूल मेरा वही होगा जो हमारा सवाल कर रहा था। सवाल क्या कर रहा था, विषम। तो विषम संख्या ही हमारा क्या है, अनुकूल संख्या हो जाएगा। तो अनुकूल संख्या विषम में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और कुल संभव परिणाम मतलब टोटल जो वहाँ पर अंक मौजूद है उसको कहते हैं कुल संभव परिणाम। मतलब टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक 6 है, तो यही कुल संभव हो गया। तो कुल संभव 6 हो गया। अब यहाँ देखो कटता है तो काट दीजिए, जैसे 3 का पढ़ा से कट रहा है तो 3 का पढ़ा से काट दिए, 3 1 3, 3 दूने 6 कट गया। इक्वल टू कितना आया, 1/2। अब देखिए सवाल जो बी नंबर क्वेश्चन था, बी में क्या पूछ रहा था, तो बी में पूछ रहा था कि आपका जो है बी में जो है वो सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होगा, तो सम संख्या बराबर आप देख सकते हैं पी एक सम संख्या है। फिर उसी तरह से अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं फॉर्मूला। तो अनुकूल जो होगा, अब कौन होगा अनुकूल, कौन हो जाएगा, तो एक सम संख्या। तो सम संख्या देखिए कितना है, तो आप देख सकते हैं सम संख्या कितना है, यहाँ 2 4 6 मतलब 3 है। और कुल संभव कितना है, कुल अंकों की संख्या 6 है। तो आप लिख दीजिएगा उसी तरह से जो होगा 3 होगा हमारा, सम संख्या 3 है और कुल संभव संख्या कितना है, 6 है। 3 1 3, 3 दूने 6, 1/2 भी आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पर। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में जो है पहला सवाल है 7.1 से, सॉरी 7.2 से है। 7.2 में बोलता है बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले दिया क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि दिया है हमें तभी लिखिएगा जब वहाँ आप जो है एक फिगर पहले ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले फिगर क्या कीजिएगा कि जैसे ए और बी कोई एक लाइन खींच लीजिएगा, यानी आपको समझना है कि कार्तीय तल है, कार्तीय तल में आपको एक लाइन खींचनी है जो वाई अक्ष के अनुपात में विभाजित, मतलब लाइन जो होना चाहिए वाई अक्ष के अनुसार होनी चाहिए। तो आप 2 बिंदु ले लीजिए ए और बी। 2 बिंदु जब आप ले लेंगे ए और बी, तो ए का बिंदु आप लिख दीजिए जो आपको दिया गया है, जैसे 5 और -6 दिया है तो ए को मान लीजिए कि 5 और 6 है माइनस में। बी का बिंदु आप मान लीजिए, बी का निर्देशांक है -1 और -4। अब क्या बोलता है बच्चों, देखिए वाई अक्ष लिखा हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वाई अक्ष लिखा हुआ है ना, तो वाई अक्ष में क्या होता है ना कि वाई अक्ष में एक्स का मान 0 हो जाता है और वाई का मान वाई ही रहता है। मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु बीच का मान लेंगे जहाँ पर वो अनुपात होगा। क्या देखिए, ये अनुपात रेखाखंड का मतलब होता है कोई भी रेखाखंड है, मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड है, जब इसको हम बीच में तोड़ देंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब 2 अनुपात हो जाएगा, मतलब ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा। तो वही पी बिंदु में अनुपात हो रहा है, मतलब वाई अक्ष के पी बिंदु पर इसको हम तोड़ रहे हैं। तो इसमें तोड़ रहे हैं बच्चों, तो ये कितना अनुपात में हो जाएगा और इधर वाला कितना अनुपात में रहेगा, तो वही निकालना है हमें। मतलब m1 हो गया और m2 हो गया, ये दोनों आपस में अनुपात हो गया कि मतलब a से लेकर p तक कितना हुआ और p से लेकर b तक कितना भाग हो गया। तो जो p बिंदु होगा, चूंकि y अक्ष है इसलिए हम लिखेंगे इसका निर्देशांक 0 और y, चूंकि x जो y अक्ष होती है उसमें x का वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू y ही रहती है। और जो शुरू वाला है वो आपका x1 y1 हो जाएगा और बाद वाला जो होगा x2 y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब यहाँ दिया है, हमें क्या लिख दीजिएगा, x1 बराबर 5 है ना, y1 बराबर -6, उसी तरह से आप x2 बराबर जो है -1, y2 बराबर -4 और xy तो आप जान ही रहे हैं। विभाजन सूत्र बच्चों, जब कभी भी विभाजन सूत्र कहाँ लगता है, विभाजन सूत्र उसको कहते हैं जब कोई लाइन हो और उस लाइन को जब तोड़ा जाए, बीच में तोड़ दिया जाए और अनुपात में जब लाया जाए, तब उसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। तो विभाजित हो रही है, एक रेखाखंड है जो विभाजित हो रही है। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है आप यहाँ देखिए, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है पी है ना, पी एक्स वाई, मतलब दोनों के लिए है एक्स वाई, पी निर्देशांक के लिए x2 इंटू m1 प्लस x1 इंटू m2 बट्टा में m1 प्लस m2। y के लिए होता है y2 इंटू m1 प्लस y1 इंटू m2 बट्टा में m1 प्लस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं m1 इंटू m1 x2 प्लस m2 x1 है ना, बस आपस में मल्टीप्लाई है तो इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नीचे m1 प्लस m2 दीजिएगा दोनों में जरूर, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया गया था उस वैल्यू को रख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर p निर्देशांक में y जो है x का वैल्यू 0 था, y का y ही रहने दीजिएगा। x2 का वैल्यू -1 दिया हुआ है, m1 का वैल्यू m1 छोड़ दीजिए, वो नहीं दिया हुआ m1 m2। x1 का वैल्यू 5 दिया है, m2 का वैल्यू m2 में ही रहने दीजिए, m1 m2 कुछ नहीं दिया, इसको छोड़ देना है। y2 का वैल्यू -4 है और गुना में m1 प्लस y1 का वैल्यू -6 और गुना में m2 बट्टा में m1 प्लस m2 है। अब देखिए यहाँ
ये जो है आपका लिख दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा M1 को तो -M1 हो जाएगा, 5M2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है -4 को M1 से, प्लस माइनस माइनस 6M2 हो गया। नीचे जो है उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए ये x के लिए है ना, और ये y के लिए है। तो चूंकि हमको अनुपात निकालना है, इसमें से जो आपको दोनों वेरिएबल दिया रहेगा उसी को आप लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप x का लीजिएगा, क्योंकि x का लीजने से ही आपको जो है मान प्राप्त हो सकती है। y का लीजिएगा तो यहाँ y का वैल्यू पता नहीं, इसलिए और M1 का भी वैल्यू पता नहीं, तो आप इसमें नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको x ही लेना होगा। देखिए यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा कि मतलब जिस किसी का भी अगर यदि अनुपात पूछेगा ना, तो अनुपात में या तो x का वैल्यू दिया रहता है या तो y का वैल्यू दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें x का वैल्यू क्या दिया है 0, लेकिन y का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए आप y वाला लीजिएगा तो आप अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको क्या लेना होगा, x वाला ही लेना होगा। तो हम x वाला लिए है ना, उसके बाद x का जो वैल्यू था उसको रख दिए। तो अब यहाँ पर बट्टा में जो था M1 M2 जब इधर गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा 0, और ये जो मेरा बच गया था 100। अब M1 को आप इधर ले आइए, जब इधर ले आएंगे तो M1 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या बचेगा 5M2 बचेगा। अब ये जो है आपका एक जाति को एक तरफ करना है, तो जैसे यहाँ M1 है तो M1 तो यहीं छोड़ दिए, M2 गुना में 13 के बट्टा में हो जाएगा, और यहाँ बच गया 5, और एक जो है गुना में 13 के बट्टा में। अब देखिए ये अनुपात में लिख देंगे बच्चों, ये M1 अनुपात M2 जो होगा वो 5:1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।